FIA ने नाकाफी सबूतों, शवाहिद, मुतज़ाद शहादतों की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट समेटते हुए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि 25 साल पुराना असगर खान केस बंद किया जाए। असगर खान केस मरहूम एयर मार्शल असगर खान ने 1996 में दायर किया था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि असगर खान केस की तरह और भी दीगर कितने केस हैं जिनको गुजरे दहाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन आज भी मुल्जिमान वो मुकदमात भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ पाकपतन अराजी केस का मामला हो या पैनामा लीक्स में कतरी खत का मसला, हर मौके पर GIT बनाई गई और दहाइयों पर पहले के सबूत की बिना पर मुकदमात की कार्रवाई की गई। इमरान खान बनी गाला केस में भी सालों पहले की गई ट्रांजैक्शंस की रसीदें पेश करके मुकदमे को निपटाया गया। ऐसे में असगर खान केस बंद करने की इस्तदा क्यों की गई है, इसी तमाम सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। और हमारे पैनल के लिए हमारा सवाल कुछ इस तरह से है, 25 साल पुराने केस की तहकीकात नहीं कर सकते? FIA की असगर खान केस बंद करने की इस्तदा, दीगर केसेस में कई दहाई पहले के रिकॉर्ड पर मुकदमात चले हैं, क्या FIA की इस्तदा जायज लगती है आपको, हाँ या नहीं? सलीम साफी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए अफसा, ये नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा से तो उनकी हुकूमत में फिर 3-4 सालों में हमारा राब्ता नहीं था, उनके साथ ताल्लुकात ख़राब थे। तो ये जब पनामा का केस सामने आया तो एक दिन हुसैन नवाज साहब से मेरी मुलाकात हुई और वो बहुत परेशान थे। ये पनामा केस की तैयारी कर रहे थे, फ़ाइलों में घिरे हुए बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा कि यार अपने वालिद साहब को एक मशवरा दो, इससे तुम लोगों के तमाम मसले हल हो सकते हैं। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा अपने वालिद साहब से कहो कि ये प्ली ले लें कि ये IGI की तश्कील के वक्त हमें जो रकम दी गई थी असद दुरानी साहब वग़ैरह की तरफ से, तो ये उसमें कुछ पैसे बच गए थे और उससे हमने ये पनामा के अकाउंट्स खोल दिए हैं और उससे जो है हमने ये लंदन की जायदाद ख़रीदी है। मैंने कहा आप देखें, तुम्हारे बाप का कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकेगा, ना इस केस की तहकीकात होंगी ना और कुछ होगा। उस वक़्त तो हुसैन नवाज साहब ने बहुत मूड ख़राब किया और बुरा मनाया। वो ये समझ रहे थे कि मैं इस मुश्किल वक्त में भी उनका मजाक उड़ा रहा हूँ। अभी शुक्र है वो ज़िंदा है, शायद ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे। तो अब उनको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मेरा मशवरा कोई ज़्यादा गलत नहीं था। और वो अगर नवाज शरीफ साहब ये पनामा वग़ैरह में भी कोई अपना अगर अपने साथ किसी असद दुरानी साहब वग़ैरह को हिस्सेदार बना लेते तो कुछ भी नहीं होता। बाकी अब हम हैरान हैं। मैं कल ख़ुद सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था। मैं तो अगरचे कानूनी मामलात को नहीं समझता और जाने का मौका भी नहीं मिलता। पूरी ज़िंदगी में कहीं 4-5 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, लेकिन कल चूँकि ये केस भी था, असगर खान वाला भी, हुसैन हक्कानी का भी था और ये उसका था अकाउंट्स का भी था, तो मैं ख़ुद हैरान हो गया कि भाई अब उसके लिए अब मज़हर अब्बास साहब बेहतर जानते हैं, इन्होंने तो बिल्कुल शुरू से इस केस को फॉलो किया है कि एक तो ये कि पहले एक डिसीजन आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का और फिर ये कि अब FIA वाले असद दुरानी का एफिडेविट है, फिर ये कि इंटरव्यूज़ हैं दर्जनों की तादाद में मुताल्लिका लोगों के, लेकिन FIA को कोई सबूत नहीं मिलता जो इस वक्त इमरान खान साहब की क़यादत में काम कर रहा है। दूसरी तरफ जो है जरदारी साहब का उन्होंने चंद ही दिनों में निकाल दिया। लेकिन उससे भी मेरे लिए बड़े दुख और अफसोस की बात ये थी उस वक्त कि कल जब मैंने देखा और चीफ जस्टिस साहब ने जब पूछा कि पैरवी के लिए कोई, तो असगर खान साहब की तरफ से कोई नहीं आया था। और ज़ाहिरी बात है कि वो बेचारे इस केस को फॉलो करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब उनके सियासी जाननशीन भी हमारे दोस्त अली असगर साहब हैं और वो भी PTI में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको फॉलो कर लेंगे। तो बाकी जाहिर बात है इस तरह के केसों में FIA वगैरह के पर जलते हैं, तो वो उनके पर जल गए और इसलिए उन्होंने ये एक मौक़िफ़ ले लिया बेहुदा किस्म का FIA ने। नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं साफ़ी साहब। मज़हर अब्बास साहब, पुराना केस होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो सकती, तो फिर दीगर केसेस के ऊपर फिर मयार मुख्तलिफ होने की बात नज़र आती है? देखिए, पहले तो ये FIA की ये जो दरख्वास्त है ये बिल्कुल गलत है और ये कहना कि ये सिर्फ प्रेस क्लिपिंग्स पर मुश्तमिल है ये भी गलत है। अगर किसी केस में उस वक्त के एक इंतहाई अहम शख्स फॉर्मर ISI के DG जो हैं असद दुरानी साहब, उनका एफिडेविट अगर मौजूद है और दूसरे जो फरीक़ैन हैं वो मौजूद हैं, और ये केस शुरू कैसे हुआ था? देखिए, ये केस शुरू हुआ था, असगर खान साहब से मैंने इंटरव्यू किया था,
उन्होंने कहा मैंने तो एक ख़त लिखा था, क्योंकि मैंने नसीरुल्लाह बाबर ने असेंबली में जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो तकरीर की थी उसकी बुनियाद पे, और मैंने सिर्फ एक सवाल किया था और उसके जवाब आने में 10 साल लग गए। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को कन्वर्ट कर लिया था एज ए पिटीशन, और फिर जवाब मांगा था फेडरेशन को, और वो जवाब आने में 10 साल लग गए। फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस पे जो फैसला दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने 1990 के इलेक्शंस को रिग्ड इलेक्शन करार दिया था और डायरेक्शन दी थी कि FIA उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने पैसे दिए हैं और जिन्होंने पैसे लिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के। उसके बाद जब ये, और गालबन दिसंबर 2015 तक की डेडलाइन थी FIA को, उसके बाद जब ये दोबारा टेकअप हुआ 1 साल पहले, तो ये मेरी कल सलमान अकरम राजा जो असगर खान के वकील थे उनसे गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने ये कहा कि इसको बाइफरकेट कर दिया गया है। इसमें FIA को ये कहा गया है कि जिन्होंने पैसे रिकवर किए उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जो उसके 4 पेज के FIA की जो रिपोर्ट है उसमें भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से FIA को कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने खुद अपनी जो रिपोर्ट्स सबमिट करा दी है। दूसरे राजा साहब ने यह भी कहा कि जो पिछली हेयरिंग हुई थी उसमें वो असगर खान की बेवा के साथ वहाँ अपेयर हुए थे। अब उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का जो नोटिस मिला है, तो मैं देखता हूँ कि अगर उनकी फैमिली इसे परसू करना चाहती है, नहीं करना चाहती, लेकिन इतनी जल्दी FIA ने इस तरह की सजेशंस दे के, मेरा ख्याल है, और इसका खुद इमरान खान साहब ने भी बकौल फवाद चौधरी के कि उन्होंने भी इस पर मायूसी का इजहार किया, और गालबन वो FIA को इस फैसले पे और ये रिपोर्ट को रिव्यू करने का कह सकते हैं। तो देखते हैं अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। और आप नई एक ऑप्शन ले रहे हैं। हसन निसार साहब आपकी तरफ आएंगे। हसन साहब, इंट्रो में जिन केसेस का हमने जिक्र किया है उनमें अगर सबूत फराहम किए गए, शहादतें फराहम की गई, शहादतें दी गई, तो आप क्या समझते हैं वो दहाइयों पुराने केसेस थे, इसको क्यों बंद करने का कहा जा रहा है? इसकी बहुत ज़्यादा डायमेंशंस हैं। पहली बात तो ये, मुझे तो ये इस्तेदा बुनियादी तौर पे इस निज़ाम का नौहा लगती है। 25 बरस बीत गए, कितना इम्पोर्टेंट सेंसिटिव मामला था। फिर ख्याल आता है, बंदा सोचता है कि यार क्या जुर्म पुराना हो जाने के बाद जुर्म नहीं रहता। फिर बंदा ये सोचता है कि भाई ये अपनी नाकर्दगी का इतराफ़ है, अपनी लिमिटेशंस का ऐलान है, या कोई टेक्निकल मजबूरी है। आई डोंट नो। बुनियादी बात समरी वही है, बॉटम लाइन वही है, ये इस निज़ाम का नौहा है और कुछ नहीं, इसका मातम है। 25 साल हो गए। 25 साल में इंसानों की क्या शहरों की शक्लें बदल जाती हैं, पहचानी नहीं जाती। तो वो सांप सूप निकल गए हैं, कोबरे निकल गए हैं, अब ये लकीरें पीटने बैठे हैं। बैठने दो। मुझे वैसे समझ नहीं आई इस सवाल की नौबत क्यों आई है, और सबको पता है कि कौन कौन चोर है, और एक आध इतराफ भी कर चुका है। मैंने उनको अप्रिशिएट भी बहुत किया था। ये बेगम आबिदा हुसैन ने एतराफ़ किया था कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, मैंने कॉलम भी लिखा था और अप्रिशिएट किया था इस बात को। इतना ज़र्फ तो होना चाहिए बंदे में। जी, वो गालिबन 5 लाख रुपए का एतराफ़ किया था। मुझे अमाउंट याद नहीं है, लेकिन एतराफ़ मुझे याद है, मैंने लिखा भी था इसमें। ठीक ठीक। महमल आपकी तरफ आएंगे। अब हसन साहब जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं, ये अब FIA की कारकर्दगी पर सवाल उठता है या कोई मजबूरी है? देखिए, अब साहब इस पर मैं नहीं का ऑप्शन लूँगी। और जिस तरह साफ़ी साहब ने बात की कि असल में बात ये होती है कि पर जलते हैं। जब आपने 1970 का गल्फ स्टील का केस, उसकी भी आप डिटेल्स निकाल लेते हैं। आप 32 साल पुराना पाकपतन अराजी केस की भी आप डिटेल्स निकाल लेते हैं। आप बिलावल भुट्टो के नाश्तों की भी डिटेल्स निकाल लेते हैं। आप जरदारी साहब के फेक अकाउंट्स की भी डिटेल्स निकाल लेते हैं। और जैसे कि बात के जिक्र किया मदर साहब ने भी किया, साफ़ी साहब ने भी किया, हसन साहब ने भी किया, एफिडेविट्स हैं इसमें एडमिट किया गया है, दुरानी साहब ने इसमें एडमिट किया हुआ है। और फिर 2012 का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ये था कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई शुरू करें। ठीक है, सियासतदानों ने अगर नहीं भी माना, लेकिन मेन कैरेक्टर्स जो हैं सारे के सारे उनमें से जिंदा हैं। मियाँ साहब की जो बात है, मियाँ साहब तो ऑलरेडी जेल में हैं। तो ये काम तो FIA का था। जिन चीज़ों पे JIT बनानी होती है, जो सबूत इन्होंने ढूंढने होते हैं, वो इनको मिल जाते हैं। जहाँ पे इनके पर जलते हैं, वहाँ पे इनको एहतसाब करते हुए भी डर लगता है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर जब इस तरह का एहतसाब होगा ना, फिर सियासी इंतकाम ही लगेगा। नियाजी साहब, फिर कैसी एग्जाम्पल सेट होगी अगर बंद हो जाता है ये केस? कितना का अफोर्ड कर सकती हैं मेरा सुनना
किस जगह जाकर टच करूं। न्याई साहब प्लीज आप कहिए। दो नहीं, एक नहीं, दो पाकिस्तान। एक पाकिस्तान में मैं और आप जैसे मफलूकुल हाल बेचारे लोग रहते हैं, और एक में पाकिस्तान के ताकतवर लोग रहते हैं। देखिए जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब्सा वज़ीर दाखिला हैं, और ये जो FIA है ये एक छोटा सा डिपार्टमेंट है वज़ारत दाखिला का। इनके अंदर बेचारों के अंदर इतनी सी गुंजाइश नहीं है कि ये वहाँ पे कोई फैसला करें। ये इनका ये तो बिल्कुल एक जिसको कहना चाहिए कि देखते हैं कि मूड क्या है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक बहुत बड़ा सुकम है। यहाँ पे इकबाली जो बयान है वो जनरल असद दुरानी साहब का है, जिन्होंने विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स, अल्फाज चबाए बगैर उन्होंने कहा कि ये पैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और ये इसकी डिटेल्स हैं। अब मेरे पास एक बंदा है कि जिसे असल जुर्म सरदर्द किया या नहीं किया। अगर तो असद दुरानी साहब को जुर्म नहीं है तो आप मुझे क्यों पूछे फिर आके, नहीं मैंने 50 लाख क्यों लिए हैं। और अगर असद दुरानी साहब ने किया है तो फिर कोर्ट का यह कहना कि इसको तो आप ट्रायल करें किसी और जगह पे, या जनरल असलम बेग साहब जो हैं उनका ट्रायल किसी और जगह करें, इनको हम निपटेंगे। देखिए, दो पाकिस्तान में ही ये मुमकिन है। यह है कि मुशर्रफ के केस के अंदर, गद्दारी केस के अंदर, जो उनके वकील अकरम शेख, उनका अरसा हयात तंग हो चुका है, उनकी जिंदगी जीरन है। वो रोजाना मुझे 1-1 घंटे का फोन करते हैं और बताते हैं कि मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं, मेरे घर के बाहर लोग आते हैं और मुझे बहुत ज्यादा मेरे प्रेशर है। वो कि मुझे मालूम करना चाहते थे कि मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊं या ना छोड़ जाऊं, कि मेरी जिंदगी को खतरा है। उनको उनके दोस्त जो गवर्नमेंट में है उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि शेख साहब आप पाकिस्तान, अकरम शेख साहब आप पाकिस्तान छोड़ जाएं। तो इसलिए ये क्राइसिस ये है कि यहाँ पे एक नहीं दो पाकिस्तान। हमें ये बात माननी होगी, ये हकीकत है और हमें इसके साथ जिंदा रहना होगा। मैं अब सिर्फ ये ऐड करती चाहूँ कि वैसे जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, जब ये 2012 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो तब उन्होंने बड़ा शोर भी मचाया था कि असगर खान केस की क्यों नहीं पैरवी हो रही, और ये अब वज़ीर दाखिला जो रहमान मलिक है वो ये करें इसको। फिर बाद में भी वो कहते रहे। अब जब उनकी अपनी हुकूमत है और वो खुद भी ना सिर्फ वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला भी है, तो अब ये हो रहा है। हर बात के अंदर अक्सर गलत बयानी है। अब इसमें देखें कि FIA ने जो भी फैसला किया वो वज़ीर आज़म से पूछे बगैर, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पूछे बगैर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जमा करा सकते। ये ऐसी बात नहीं है कि जी डॉलर कम हुआ है, मैंने टीवी भी देखा है, स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी बता दिया, वजीर खजाना ने बता दिया कि हमने वज़ीर आज़म को बताया था, फलान जी मुझे फलान जगह पता चली, उनका नहीं इनके इल्म में थी। भाई इस खुदा के वास्ते कौम को इस ट्रॉमा से निकालें और कौम को बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रखें। साफी साहब, जिस तरह गुफ्तगू हो रही है, फिर आप अग्री करते हैं इस बात से कि वज़ीर आज़म के अंडर ही आती है अब FIA, वज़ीर दाखिला के तो वो खुद ही हैं, तो बिला इम्तियाज़ एहतसाब का दोहरा मेयार जो है वो नज़र आ रहा है। अब इस बात से आप अग्री करते हैं? नहीं, देखें वो तो हमने इनका दोहरा मेयार तो सिविलियन के हवाले से भी देखा है। जिस तरह वो खैबर पख्तूनख्वा का एहतसाब जो था कि वो अपने 1-2 मुखालिफिन को तो उसने पकड़ लिया था, लेकिन जब इनके अपने लोगों तक मामला आया तो उल्टा उस एहतसाब कमीशन को ख़त्म कर दिया गया और 5 साल वो कायम रहा। उस पर करोड़ों रुपए लगे, लेकिन उसमें कभी हुकूमती वज़रा या अपने लोग जब इसके दायरे में आते थे तो उनकी तरफ उसको नहीं जाने दिया। या फिर ये कि वो दूसरे मुल्क के अंदर तो जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर उनकी जमहूरियत नहीं है। और अपने इलेक्शन के दौरान जब बदनवानियों से मुतालिक ख़ुद उनके इलेक्शन कमिश्नर ने जो रिपोर्ट पेश की तो उनको उल्टा रुख्सत कर दिया गया। लेकिन ये जो मामला है जिसकी तरफ न्याजी साहब ने इशारा किया कि 2 पाकिस्तान, तो वो तो हम यही तो रोना रो रहे हैं कि यहाँ पे इस मुल्क के कुछ एक तबके को ये सबक मिल रहा है कि कानून उनके लिए है, पाबंदी उनके लिए है, अदालत इनके लिए है। अब मसलन कल मैं सुप्रीम कोर्ट में था और FIA का जो अफसर गालिबान एहसान सादिक साहब, वो जो JIT की सरबराही कर रहे थे जरदारी के ख़िलाफ़ और ये अकाउंट्स केस में, इसी मामले में भी वो अपने इदारे का दिफा वो कर रहे थे। अब एक तरफ उसमें तो इतनी पुर्तियाँ कि आपने अपने मैंडेट से भी तजावुज़ किया। कल चीफ जस्टिस ने भी उनसे कहा कि भाई हमने तो आपको सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने का कहा था, ये तो नहीं कहा था कि उसके पे अभी तो हमने उसको देखना है JIT की रिपोर्ट को
लेकिन आपने अपने मैंडेट से तजावुज़ किया और उस पर अमल दरामद भी शुरू किया, और उसी FIA ने ये 172 अफराद को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डालने के लिए ECL पे डाला। जी जी। लेकिन जहां मामला इन लोगों का आ जाता है तो फिर वो अंधे बहरे और वो हो जाते हैं। और वो भी इसमें मैं आज खुसूसन एक और साहब आज जो है बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर कर दिए गए, राव अनवार साहब। अभी आप देखें कि जो जरदारी और अकाउंट्स की जो JITB बनी है, हम सब सुनते थे कि जी ये राव अनवार उनका ख़ास बंदा है, ये मलिर की ज़मीन है उनके ज़रिए कब्ज़ा हो रही है, फ़लाँ हो रहा है, ये हो रहा है। यानी एक मुल्क में जिस बंदे पे सैकड़ों कत्ल का इल्ज़ाम था, वो बाइज़्ज़त बरी भी हो रहे हैं, बाइज़्ज़त रिटायर भी हो रहे हैं। जी और साफ़ी फिर साहब। जरदारी साहब के जो अकाउंट्स के JIT में भी उसका नाम नहीं आता। तो ये इससे तो कोई अंधा भी इससे और गूंगा बहरा भी इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में दो मायारात है, एक ताकतवर लोगों के लिए साफ़ी साहब, और वही एक आम आप लोगों के लिए। ठीक है, आप समझते हैं कि वही बात आप क्या कर रहे हैं कि म्यार मुख्तलिफ है। हसन साहब, वजारत दाखिला का जो कलमदान है वो वज़ीर आज़म साहब को किसी और को दे देना चाहिए सारे मामलात को देखते हुए? उसूलन तो वैसे ऐसा ही होना चाहिए, बिकॉज जिन हालात में संभाला है मामला वो अपना ही उससे इंसाफ कर लें तो बड़ी बात है। ये नहीं करना चाहिए, ये भाई ये उसूलन भी गलत बात है, ये बेतुकी बात है। मजहर साहब, आखिर में मजहर साहब हम चाहेंगे आप इस पे कमेंट करें। सारी इसके ऊपर डिबेट तो हुई है इस मामले के ऊपर, FIA की जो कारकर्दगी है, आप समझते हैं FIA की जानिब से ये जो बात इस्तदा की गई है, आप समझते हैं कि वो प्रेशर का शिकार है? देखिए, मुझे नहीं पता, अभी तो अव्वल तो कोर्ट में तो एक रिपोर्ट सबमिट हुई है ना, कोर्ट ने उस पर जो उनकी फैमिली है उसको नोटिस दिया है कि वो इस केस को आगे परसू करना चाहते नहीं करना चाहते। उसके बाद अदालत अपने तय फैसला करेगी। फिर ये कि अभी तो ये FIA की रिपोर्ट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो रिपोर्ट आनी है या जो वो आनी है उसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि FIA इस तरह सजेस्ट नहीं कर सकती कि केस क्लोज कर दिया जाए। वो या तो वो कहें कि इस चीज़ में ये चीज़ें परसू नहीं हो रही तो परसू नहीं हो रही, तो फिर परसू करवाई जाएं जी। कि जिन लोगों के नाम हैं, कि जिन्होंने नाम उनके हैं कि जिन्होंने रकम डिलीवर की, उनके नाम मौजूद हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ FIA ये कह रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से को जब हमने ये भेजा तो उन्होंने हमसे ये कहा कि उन लोगों के आप एड्रेसेस भेजें हमें। तो वो जाहिर है वो FIA के पास तो एड्रेसेस नहीं थे, तो वो उनको तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ही जो है मालूम करना है। तो मेरा ख्याल है अब ये केस ख़त्म नहीं हुआ है, और इस तरह अगर केस, मुझे लगता भी नहीं कि इस तरह जो है केस ख़त्म होगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। और मैं तो ज़ाती तौर पे जो है इस पर बहुत लिख चुका हूँ कि ये मदर ऑफ ऑल केसेस है, इसलिए कि देखिए ये जो हमारी पॉलिटिक्स में जो करप्शन आई है ये 88 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें, और ये सिलसिला 88 से शुरू होता है, जब ये केस नहीं आया था, लेकिन 88 में IGI बनी थी, और उस वक्त जनरल हमीद गुल ने ये एडमिट किया था, एतराफ़ किया था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के इलेक्शन विक्ट्री को कट टू साइज करने के लिए IGI बनाई थी। फिर इसी IGI के बारे में ये फंडिंग्स का केस आया कि 90 के इलेक्शंस रिग्ड हुए, पैसे तकसीम हुए। तो मेरा ख्याल है ये केस अभी भी, मुझे ये केस ओपन लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये केस सिर्फ FIA की रिपोर्ट से बंद हो जाएगा। अभी अदालती कार्रवाई का हमें इंतजार करना चाहिए। मज़ साहब के ख्याल में इस सवाल के जवाब में, और सवाल था कि FIA की क्या असगस को बंद करने की इस्तदा जायज़ है? हमारे 4 तज्ज़ियाकारों ने नहीं का ऑप्शन लिया है, हसन साहब ने इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं लिया।